प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 7 में वर्णित लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, अमझर से आप क्या समझते हैं? अमझर गांव में सूनापन क्यों है? अमझर एक गांव का नाम है, ऐसा गांव जहां पर आम के वृक्षों के झुंड पाए जाते हैं। ऐसा गांव जो आम के वृक्षों से घिरा हुआ है। इस प्रकार आम के वृक्षों से घिरे हुए इस गांव को अमझर नाम से जाना जाता है। अमझर गांव में सूनापन इसलिए है क्योंकि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के तहत नवा गांव और उसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे गांवों को उजाड़ दिया जाएगा, जिसमें अमझर गांव भी आता है, तब से ही आम के वृक्षों ने फलना फूलना बंद कर दिया है। अब न तो आम के वृक्षों पर आम के फल लगते हैं और न ही वे पककर नीचे झरते हैं। इस प्रकार से अमझर गांव में पूरी तरह से सूनापन हो गया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, अमझर एक गांव का नाम है जिसका अर्थ है आम के पेड़ों से घिरा गांव। आम के पेड़ों से घिरे हुए गांव को अमझर के नाम से जाना जाता है, जहां आम झरते हैं। ऐसा गांव जहां आम झरते हैं। जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव के अनेक गांव, जिनमें एक गांव अमझर भी शामिल है, उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। पिछले कुछ दिनों से इन पेड़ों पर पूरी तरह से सूनापन है। आम का कोई फल न तो पकता है और न ही नीचे झरता है, न ही नीचे गिरता है। इस स्थान के निवासियों का विस्थापन किए जाने के कारण अमझर गांव में पूरी तरह से सूनापन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है? नए शरणार्थी उन लोगों को कहा गया है जिन्हें औद्योगिकरण के कारण, उद्योग धंधे स्थापित किए जाने के कारण उनके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाया जाता है। ऐसे लोग जो जिस स्थान पर निवास कर रहे होते हैं, उन्हें उनके परिवेश, उनके आवास स्थल से हटा करके अन्यत्र बसाया जाता है और उनके आवास स्थल पर, उनके परिवेश पर उद्योग धंधों की स्थापना कर दी जाती है। इस प्रकार लेखक के अनुसार औद्योगिकरण के कारण हटाए गए लोगों को अन्यत्र बसाया जाता है और इस प्रकार अन्यत्र बसने वाले लोगों को ही लेखक ने नए शरणार्थी कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, औद्योगिकरण के कारण जिन लोगों को अपनी घर, जमीन, संस्कृति एवं परिवेश को छोड़कर निर्वासित होना पड़ा है, लेखक ने ऐसे विस्थापित लोगों को ही आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा है। अपने गांव, घर, परिवेश से हटने के बाद लोगों को ऐसे नए स्थान तलाशने पड़ते हैं जहां वे शरण ले सकें अथवा निवास कर सकें। अगला प्रश्न है, प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिकरण के कारण विस्थापन में क्या अंतर है? जब भी प्रकृति के कारण विस्थापन होता है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आपदाएं शामिल है, जैसे बाढ़ आना, भूकंप का आना और भी प्राकृतिक विभिन्न प्रकार की आपदाओं का आना। जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती है तो किसी भी स्थान पर बसने वाले लोगों को प्रभावित करती है और उन लोगों को सुरक्षित रूप से दूसरे स्थान पर ले जाकर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बसाया जाता है। जब प्राकृतिक आपदा समाप्त हो जाती है, उसके पश्चात उन लोगों को अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर बसाया गया था, उन्हें पुनः अपने पूर्ववत स्थान पर लाकर बसा दिया जाता है। इस प्रकार यह जो विस्थापन होता है, प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है, यह अस्थायी प्रकृति का होता है। दूसरी ओर औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है वह स्थायी रूप से होता है, क्योंकि जहां से लोगों को हटाया जाता है उन स्थानों पर, उनके आवास स्थलों पर उद्योग धंधों की स्थापना कर दी जाती है। इस कारण से उन लोगों को स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रकृति के कारण जो विस्थापन होता है, यानी प्राकृतिक विपत्ति आना, बाढ़ आना, भूकंप आना इत्यादि के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर
कुछ समय के लिए विस्थापित होने को बाध्य होते हैं, किंतु जैसे ही प्राकृतिक विपदा समाप्त हो जाती है वे अपने घर वापस लौट आते हैं। इस प्रकार से यह जो प्रकृति के कारण विस्थापन होता है यह अस्थायी रूप से होता है। दूसरी ओर जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है यह स्थायी प्रकृति का होता है। औद्योगिकरण के कारण जो विस्थापन होता है वह लोगों को स्थायी रूप से विस्थापित कर देता है। औद्योगिकरण की आंधी द्वारा मनुष्य को उसके परिवेश से, उसके आवास स्थल से हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ दिया जाता है, यानी मनुष्य उसके परिवेश से अलग हो जाता है और उसके आवास स्थल से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। इस प्रकार औद्योगिकरण के कारण विस्थापित व्यक्ति को अन्यत्र बसाया जाता है और फिर कभी वह उस परिवेश में नहीं लौट पाता, क्योंकि उसके निवास स्थान पर तो उद्योग धंधों की स्थापना कर दी गई है। वहां पर बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित कर दिए गए हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो गया है, वहां पर बहुत सारी सड़कों का निर्माण हो गया है और इस प्रकार से जो औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होता है वह स्थायी प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार से भिन्न है? यदि हम यूरोप के बारे में बात करें तो वहां पर्यावरण संबंधी प्रश्न मनुष्य और उसके भूगोल के बीच में तालमेल को लेकर के है। साथ ही साथ यदि हम भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बारे में बात करें तो भारत में मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच में नाजुक संतुलन को लेकर यह चिंताएं प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है। यदि हम यूरोप के पर्यावरण संबंधी बात करें तो यूरोप के पर्यावरण से संबंधित सारी बातें, सारी चीजें वहां के म्यूजियम में संग्रहित की जाती है, जबकि भारत के संबंध में पर्यावरण संबंधी चीजें लोगों के रहन सहन, उनकी संस्कृति के साथ में जुड़ी होती है। मनुष्य का, भारत में रहने वाले लोगों का वनों, नदियों और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपादानों के साथ में बहुत ही गहरा जुड़ाव और लगाव होता है। इस प्रकार से भारत में लोग अपनी संस्कृति के साथ और अपनी प्राकृतिक संपदा के साथ में बहुत ही गहराई से जुड़ाव कर लेते हैं। इस प्रकार से यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रश्न है, जबकि भारत में यह प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच में संतुलन बनाए रखने का है। यदि हम यूरोप की बात करें तो वहां पर मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन बनाए रखने का मुख्य रूप से सरोकार रहता है, जबकि यही बात अगर भारत के बारे में की जाए तो यहां पर मनुष्य के साथ में उसकी संस्कृति के बीच एक संतुलन बनाया जाना दिखाई पड़ता है। यूरोप की सांस्कृतिक विरासत संग्रहालयों में सुरक्षित रही है, जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत है वह आपसी रिश्तों में है, जो उसको धरती, जंगल, नदियां आदि समूचे परिवेश के साथ में जोड़ देती है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लेखक का मानना है कि देश की स्वतंत्रता के पश्चात, आजादी के पश्चात सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही रही कि भारत में सत्ताधारी कर्ता धर्ता लोगों द्वारा पश्चिमी देशों के द्वारा अपनाए जाने वाला विकास का मॉडल ही अपना लिया गया और उसमें मानव की संस्कृति और उसके साथ में जो तालमेल है उसका पूरी तरह से ध्यान नहीं रखा गया। इस प्रकार लेखक के अनुसार आजादी के पश्चात के भारत में पश्चिमी मॉडल को ही विकास के मॉडल के रूप में अपना लिया जाना ट्रेजेडी के रूप में माना गया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह रही है कि हमारे देश में पश्चिमी देशों की देखा देखी और उनका अंधानुकरण करते हुए जो विकास की योजनाएं बनाई गई है उसमें प्रकृति, मानव और संस्कृति के नाजुक संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया है। न तो प्रकृति का, न मानव का और न ही संस्कृति का, यानी प्रकृति, मानव और संस्कृति के बीच का जो नाजुक संतुलन है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। परिणामतः प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। हमारे सत्ताधारियों को पश्चिमी मॉडल की नकल न करके विकास का नया भारतीय मॉडल बनाना चाहिए था।
हमारे सत्ताधारियों को पश्चिमी मॉडल की नकल न करके विकास का नया भारतीय मॉडल बनाना चाहिए था। इस प्रकार औद्योगिक विकास का यह पश्चिम आधारित मॉडल ही हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानी गई है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे? औद्योगिकरण होने के साथ साथ ही पर्यावरण का संकट प्रमुख रूप से हमारे सामने आता है। जैसे ही औद्योगिकरण के लिए धरती को साफ किया जाता है, वहां से वृक्षों की कटाई की जाती है, भूमि को समतल बनाया जाता है और लोगों को उनके परिवेश से उखाड़कर दूसरे स्थान पर उन्हें बसाने की प्रक्रिया की जाती है। इस प्रकार से जो औद्योगिकरण होता है उससे पर्यावरण संबंधी संकट उत्पन्न हो जाता है। उद्योगों द्वारा जो कचरा निकलता है, उद्योगों के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इत्यादि द्वारा भी पर्यावरण को गंभीर संकट पहुंचता है, गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट उत्पन्न कर दिया है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, औद्योगिकरण से विकास को तो गति मिलती है परंतु पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचती है। वनों का अंधाधुंध रूप से कटाई करना, औद्योगिक कचरे का निस्तारण तथा गैस उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होना, जल प्रदूषण होना, ध्वनि प्रदूषण होना जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अनेक लोगों को अपने घर-बार और परिवेश को छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है, जिससे वे अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संकट उत्पन्न हो जाता है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं और भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं इस औद्योगिकरण की ही देन है। लेखक का मत है कि विकास होना तो चाहिए पर उस मॉडल पर नहीं जो हमने यूरोप की नकल पर आधारित योजनाएं बनाते समय किया है। इस प्रकार से पर्यावरण का संकट आज औद्योगिकरण के कारण मानवता के समक्ष खड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्या स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज्यादा शहरों में है? विस्थापित लोगों, मजदूर बस्तियों, स्लम्स क्षेत्रों, शहरों में बसी झुग्गी झोपड़ियों के संदर्भ में लिखिए। स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज्यादा शहरों में है। शहरों में गंदगी अधिक मात्रा में पाई जाती है जबकि गांव प्रकृति के अधिक निकट है। गांव का वातावरण भी स्वच्छ और साफ सुथरा रहता है। दूसरी ओर शहर का वातावरण गंदगी से भरा हुआ है। गांव के लोगों में साफ सफाई से रहने की आदत होती है, दूसरी ओर वे कचरे का निस्तारण भी ठीक प्रकार से कर देते हैं। इस प्रकार से गांव में स्वच्छता संबंधी अधिक समस्या उत्पन्न नहीं होती, जबकि शहरों में झुग्गी झोपड़ियां, स्लम्स इत्यादि होने के कारण वहां पर बहुत अधिक मात्रा में कचरा निकलता है और ये जो गंदगी और कचरा है इसका समुचित निस्तारण नहीं होने के कारण यहां पर यानी शहरों में गंदगी की समस्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्तमान में स्वच्छता अभियान की जरूरत गांव से ज्यादा शहरों में है। गांव प्रकृति के अधिक निकट हैं, औद्योगिक क्रांति से गांव अभी अछूते हैं। वहां अस्वच्छता कम दिखाई देती है, आबादी भी घनी नहीं होती है। इस समय शहर अस्वच्छता के केंद्र बन गए हैं। जितना बड़ा और जितना औद्योगिक शहर होगा वहां पर उतनी ही अधिक मात्रा में गंदगी मिलेगी। यदि औद्योगिक शहर है तो वहां पर बहुत अधिक मात्रा में गंदगी मिलेगी, यदि बहुत बड़ा शहर है तो वहां पर भी बहुत अधिक मात्रा में गंदगी मिलेगी। मजदूरी की तलाश में लोग शहर में आते हैं, वहां रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे एक घनी और गंदी सी बस्ती वहां बस जाती है। बिजली, प्रकाश, शुद्ध हवा और शुद्ध पानी तथा सुविधाओं के अभाव में झुग्गी बस्तियां व स्लम क्षेत्र गंदगी के भंडार बन जाते हैं। अतः यह सही है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में स्वच्छता अभियान की आवश्यकता अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? ख, प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए।
कै आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? यदि औद्योगिकरण करने के कारण से लोगों को उनके आवास स्थल से हटा करके, उनके परिवेश से हटा करके, उनकी संस्कृति से दूर करके उन्हें अन्यत्र बसाया जाएगा, तो उनके आवास स्थल के आसपास उगे हुए पेड़ पौधे भी उजड़ ही जाएंगे। यदि मनुष्य उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रह करके क्या करेंगे? पेड़ भी वहां से हटा दिए जाएंगे। इस प्रकार से औद्योगिकरण के कारण लोगों को जब अन्यत्र बसाया जाता है तो पर्यावरण के साथ समुचित संतुलन अवश्य ही किया जाना चाहिए। खूब सारे पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए जिससे पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। प्रकृति और इतिहास के बीच ये गहरा अंतर है। प्रकृति और इतिहास, प्रकृति के साथ में मानव का सदैव से ही जुड़ाव रहा है। नदियां, जल, जंगल, वन इत्यादि के साथ में मनुष्य का आत्मिक रिश्ता रहा है और वह इनके साथ जुड़ाव करते हुए अपना जीवन जी रहा है। जब औद्योगिक विकास होता है, औद्योगिक विकास के कारण लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। प्राकृतिक आपदाएं भी आती है, उनके कारण से अस्थायी रूप से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाया जाता है। लेकिन औद्योगिकरण के कारण यानी विकास करने के नाम पर लोगों को उनके आवास स्थल से हटा करके अन्यत्र स्थान पर बसा दिया जाता है और इस प्रकार से उन्हें स्थायी रूप से अपने आवास स्थल को छोड़ना पड़ता है। हम इनका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे? निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत वाक्य में लेखक ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता जा रहा है। औद्योगिकरण की इस आंधी में केवल मनुष्य ही नहीं उजड़ता, बल्कि उसका परिवेश, उसकी संस्कृति और आवास स्थल भी सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं तथा वनस्पति भी, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाते हैं। अतः विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच में संतुलन होना ही चाहिए। विकास तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी अवश्य ही किया जाना चाहिए। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत वाक्य में लेखक ने विस्थापन की समस्या का उल्लेख किया है। मनुष्य दो कारणों से विस्थापित होता है, एक प्राकृतिक आपदा या संकट से और दूसरा प्रगति और विकास के प्रयास से। प्राकृतिक कारणों से होने वाला विस्थापन अस्थायी होता है, उसमें विस्थापित की अपने पूर्व स्थल पर वापसी की संभावना होती है। विस्थापित की अपने पूर्व स्थल पर वापसी की संभावना होती है। इतिहास यानी औद्योगिक विकास द्वारा हुआ विस्थापन स्थायी रूप से होता है। वह व्यक्ति अपने आवास स्थल से हमेशा के लिए स्थायी रूप से हटा दिया जाता है। उसके निवास स्थल और परिवेश के स्थान पर उद्योग धंधे स्थापित कर दिए जाने के कारण उसमें पूर्व स्थान पर लौटने की संभावना नहीं होती। यही दोनों में गहरा अंतर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आधुनिक शरणार्थी, ऐसे लोग जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया के दौरान उनके निवास स्थान से हटाकर अन्यत्र बसाए जाते हैं। जिन लोगों ने अपने पूर्ववत स्थान को छोड़ दिया है, उद्योग धंधों की उनके निवास स्थान पर, उनके आवासीय स्थल पर स्थापना की जा चुकी है और इस प्रकार उन लोगों को दूसरे स्थान पर जाकर शरण लेने के लिए विवश होना पड़ता है। लेखक ने ऐसे ही लोगों को नए भारत के आधुनिक शरणार्थी के रूप में कहा है। औद्योगिकरण की अनिवार्यता, जैसे जैसे आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सारी जनसंख्या के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना औद्योगिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। औद्योगिकरण की प्रक्रिया द्वारा ही बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार से औद्योगिकरण की अनिवार्यता आज हमारे सामने दिखाई पड़ती है। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच में आपसी संबंध, प्रकृति का मनुष्य और संस्कृति के बीच में आपसी गहरा नाता है। मनुष्य तो प्रकृति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है। वनों से, जंगलों से, पहाड़ों, नदियों, झरनों इत्यादि से, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि से व्यक्ति का गहरा आत्मिक लगाव है और इस प्रकार से व्यक्ति के इन सभी के साथ लगाव से उत्पन्न संस्कृति के साथ में जो ताना बाना बना है, उन सब के साथ में मनुष्य अपना जीवन जी रहा है। इससे संबंधित प्रश्नों का
इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, आधुनिक शरणार्थी। टिप्पणी लिखिए, जब कोई व्यक्ति अपना घर, जमीन अथवा परिवेश छोड़कर कहीं और शरण लेने को बाध्य होता है, तब उसे शरणार्थी कहते हैं। प्राय प्राकृतिक विपत्तियों, बाढ़, भूकंप आदि के कारण लोगों को अपना घर, जमीन छोड़कर कुछ समय के लिए इधर उधर शरण लेनी पड़ती है, किंतु जब वह विपत्ति समाप्त हो जाती है तब ये लोग पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं। आज औद्योगिक विकास के कारण लोगों के घर और जमीन अधिग्रहित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें स्थायी रूप से विस्थापित होकर अन्यत्र जाकर बसना पड़ता है। औद्योगिकरण की इस प्रक्रिया से विस्थापित इन लोगों को लेखक ने नए भारत के आधुनिक शरणार्थी कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। औद्योगिकरण की अनिवार्यता। वर्तमान युग में औद्योगिकरण अनिवार्य है। जब सारा विश्व औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर कर अपना उत्पादन बढ़ा रहा है, तब भारत इससे वंचित नहीं रह सकता है, किंतु औद्योगिकरण मानवता के हित में ही होना चाहिए। अर्थात औद्योगिकरण की प्रक्रिया से मानव के हितों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए तथा हमारी संस्कृति का संरक्षण हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेखक का विचार है कि औद्योगिकरण तो हो, पर उससे कम से कम हानि हो, ऐसा प्रयास सदैव किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच आपसी संबंध। लेखक का विचार है कि प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के बीच जो आपसी संबंध भारत में पाया जाता है, उसे औद्योगिकरण और विकास के नाम पर नष्ट होने से बचाया जाना चाहिए। औद्योगिकरण के कारण मनुष्य को विस्थापित होकर अन्यत्र स्थान पर जाकर बसना पड़ता है। वे अपने परिवेश से कट जाते हैं, अपनी संस्कृति को विस्मृत कर देते हैं तथा उन्हें विस्थापन के कारण अपना घर-बार सदा के लिए छोड़ना पड़ता है। यह स्थिति किसी भी रूप में उचित नहीं कही जा सकती है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हमारे देश के सत्ताधारियों ने पश्चिम की नकल करते हुए विकास और औद्योगिकरण का पश्चिमी मॉडल अपनाया है। हमें यह प्रयास करना चाहिए कि औद्योगिक विकास के लिए हम भारतीय मॉडल विकसित करें, जिसमें औद्योगिकरण तो हो, पर प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के आपसी संबंध बने रहें और पर्यावरण को कम से कम हानि हो। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य लिखिए। कै, कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। जिस प्रकार सिंगरौली क्षेत्र में अपार खनिज संपदा उपलब्ध है, वहां पर पर्यावरण से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत ठीक प्रकार से हैं। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है और इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ यह क्षेत्र, जिसमें अपार खनिज संपदा भी भरी हुई है, जब से इस पर सरकार और विभिन्न औद्योगिक समूहों की नजर पड़ी है, तब से इसका दोहन किए जाना प्रारंभ हो गया है और इस क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य भी मिटा दिया गया है, यहाँ की शांति भंग कर दी गई है और यहाँ के खनिजों का दोहन भी किया जा रहा है। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। ख, अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। मनुष्य का प्रकृति के साथ में, जीवन के साथ में जो आपसी तालमेल और संतुलन सदैव से बना रहा है, मनुष्य का वनों से, पेड़ों से और विभिन्न प्रकार के प्रकृति से संबंधित वस्तुओं के साथ में, प्रकृति से संबंधित चीजों के साथ में उसका जो तालमेल बना हुआ है, वह तालमेल ही एक समृद्ध संस्कृति का आधार बनता है और इस प्रकार से वह इन रिश्तों को अपने चारों ओर एक अदृश्य लिपि के रूप में महसूस करता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, कै,
कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक का विचार है कि कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। सिंगरौली क्षेत्र की खनिज संपदा ही उसका अभिशाप बन गई, क्योंकि इसका दोहन करने के लिए सरकार और उद्योगपतियों ने यहां अनेक योजनाएं प्रारंभ कर दी, जिससे यहां का पर्यावरण प्रदूषित हुआ और लोगों को विस्थापित होना पड़ा। यहां की शांति भंग हो गई और विकास योजनाओं ने यहां की प्राकृतिक सुंदरता नष्ट कर दी। इस प्रकार यहां की खनिज संपदा ही इसके लिए अभिशाप बन गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य लिखिए। ख, अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। भारत एक ऐसा देश है जहां के लोग अपनी धरती, नदियां, पेड़ पौधों से रिश्ते जोड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनका समूचा संसार इन रिश्तों में ही निहित होता है। लेखक का मानना है कि अगर ये रिश्ते टूटते हैं तथा व्यक्ति अपने परिवेश से अलग थलग कर दिया जाता है तो संपूर्ण संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। यही चिंता इन पंक्तियों में लेखक ने प्रस्तुत की है। प्रकृति और पर्यावरण से भारतीयों का संबंध पुस्तकों की वस्तु नहीं है, यह उनके जीवन का एक आवश्यक अंग है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 7 में लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, जिसका शीर्षक है जहां कोई वापसी नहीं, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 8 डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित निबंध, जिसका शीर्षक है यथास्मे रोचते विश्वम, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।